हमारा पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ मैन्योर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैन्योर आपको पता ही है कि मैन्योर क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और ये नेचुरल फर्टिलाइजर ही होता है जो जो आपके बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसके ही डिकम्पोजिशन से ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो आइए इसके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैन्योर में क्या आता है, फार्मयार्ड मैन्योर आता है। फार्मयार्ड मैन्योर क्या होता है? फार्मयार्ड मैन्योर जो होता है वो डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ कैटल्स एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा का मतलब होता है बेटे जो उसका सेमी सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, तो कैटल का एक्सक्रीटा हो गया, उसका यूरिन हो गया, या जो फोडर है, ठीक है, जब पानी गिर जाता है भी अगल बगल, या जो उसका फोडर मतलब जो उसके चारे हैं, वो सारे चीजों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, तो फार्मयार्ड मैन्योर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट भी जो है एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, मतलब जो भी जानवर हैं उसके एक्सक्रीटा है। इसके बाद जो है वेजिटेबल वेस्टेज जो होते हैं आपके, ठीक है, घरों से निकलते हैं। एनिमल रिफ्यूजेस, जो हो सकता है एनिमल्स के भी कुछ और वेस्ट हो, है ना, जैसे कि अगर हम बात कर लें तो हो सकता है उनके स्किन, हो सकता है उनके हेयर से, हो सकता है उनके कुछ भी अदर वेस्टेज जो भी रिलीज होते हैं या जो वो रिलीज करते हैं, ठीक है, वो भी आपको इसमें इंक्लूड हो सकता है। डोमेस्टिक वेस्टेज जो आपके घर में यूज होने वाली चीजें हैं उसके वेस्टेज हैं, जैसे खाना बच गया या कुछ ऐसा खरपतवार या जो वेजिटेबल्स के पिल्स हो गए या जो कुछ भी, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट में आते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं इसमें। इसके बाद है आपका स्ट्रॉ और इरेडिकेटेड वीड्स। इरेडिकेटेड वीड्स का मतलब ये होता है बेटे कि जो हम लोग जो है खरपतवार, ठीक है, निकालते हैं खेतों से, उसको वहीं पे क्या करते हैं, किनारे कलेक्ट करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ड्राई होते हैं तो ड्राई होने के बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो भी एक तरीके का मैन्योर बना लेते हैं। और जो कंपोस्टिंग में हम दूसरा कंपोस्टिंग देखते हैं जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग ही होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है कि इसमें जो वर्म होते हैं जैसे अर्थवर्म, अगर वो क्या कर रहे हैं कि डिकम्पोज कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके की चीजें, तो उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग ऑफ अर्थवर्म टू होस्टेन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब जो अर्थवर्म क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को मेंटेन करता है, तो उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग का नाम देते हैं। और लास्ट हमारा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का कॉन्सेप्ट ये है बेटे कि जो कुछ भी हम लोग क्रॉप लगाने के पहले जो खेतों में रहते हैं ना, घास फूस जो भी, उसको क्या कर रहे हैं हम, तो बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स ग्रोइंग आर प्लगिंग एंड मिक्सिंग सम ग्रीन क्रॉप्स, मतलब जो कुछ भी उस खेत में पहले से पड़ा हुआ हमारा ग्रास है या जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हमने क्या कर दिया, बाय द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग हमने क्या कर दिया, उसको वहीं पे पलट दिया। पलट देने से क्या होगा कि वो जो होगा वो ग्रीन प्लांट था ही, तो ग्रीन प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे ड्राई होकर के मैन्योर की में कन्वर्ट होने जाएगा। तो इस तरीके के मैन्योर को हम ग्रीन मैन्योर का नाम देंगे। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा जैसे सनहेम। सनहेम क्या होता है? सनहेम जो होता है एक वीड्स कह सकते हो होता है, जो कि हमारे खेतों में आसानी से ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चे टाइप्स ऑफ मैन्योर, जिसमें फार्मयार्ड, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर आपका इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो फर्टिलाइजर में अलग अलग ब्रांडिंग की बात करते हैं। जैसे पहला है नाइट्रोजन है, दूसरा है फॉस्फेट है, तीसरा है पोटेशिक और चौथा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन की बात करेंगे। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है उसमें आपको देखने को क्या मिलता है, तो उसमें आपको अमोनियम नाइट्रेट देखने को मिलता है और यूरिया देखने को मिलता है। यूरिया तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने यूरिया डाई का नाम सुना भी होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो डायरेक्टली हम लोग यूरिया डाल देते हैं, और यूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का और हमारे इन्वायरमेंट का। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं फॉस्फेटिक की। फॉस्फेटिक में क्या होते हैं, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट होते हैं और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होते हैं। मतलब ये फॉस्फेट का ही क्या कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। अगर कम की जरूरत है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लो, अगर ज्यादा फॉस्फेट की जरूरत है तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ले लो। ठीक है, तो इन दोनों से हम फॉस्फेट की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद है पोटेशिक। पोटेशिक जो थे बात कर लेते हैं, हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो पोटेशियम में पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा और पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में मिक्स करके यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट के फॉर्म में होता है, सल्फेट क्या होता है, सॉल्ट के फॉर्म में होता है, तो इसको हम इजिली क्रिएट करके और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की।
तो कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ में ही आ रहा है कि 2 से अधिक प्रोडक्ट की अगर जरूरत हो रही है सॉइल को, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोफॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट में नाइट्रोजन भी है और फॉस्फेट भी है, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनिया भी है और फॉस्फेट भी है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना कि इसमें अगर क्या हो रहा है, 2 से अधिक अगर हमको प्रोडक्ट की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है एक सॉइल में, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स जो है यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अभी जो मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है भाई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या एक्चुअली? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है एक फार्मिंग का सिस्टम है जिसमें हम लोग बहुत कम से कम यूज करते हैं, मिनिमल यूज करते हैं, किसका, केमिकल्स का। जिसमें उस केमिकल्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन सब चीजों का बहुत कम से कम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से यूज ही नहीं करेंगे, तो कम से कम यूज करेंगे एंड विद द मैक्सिमम इनपुट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर डालने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब हम बता रहे थे, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर हो सकता है, आपका कंपोस्ट हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, ग्रीन मैन्योर हो सकता है। इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, तो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बोल सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे पेस्टिसाइड जिसमें केमिकल नहीं मिक्स करेंगे। जैसे कि देखा होगा कि गांव में मच्छर को भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉर्टिन कॉयल लगाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा सीन नहीं है। नीम की पत्ती सूखी हुई मिल गई, कलेक्ट करके जला दिया, ठीक है। अंडे का जो कैरेट होता है ना, उसको लोग जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। इससे भी आपके इंसेक्ट और मॉस्किटोज क्या होते हैं, रिप्लेंट हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको हम बायो पेस्टिसाइड्स का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो इसमें हम हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम को भी इंक्लूड करेंगे। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहना। ये नहीं कि चलो यार ठीक है, इतना तो हो रहा है ना, बहुत है, नहीं। हर एक मोमेंटम पे जो जो कमियां होती जा रही हैं उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चेक करना है, और उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जो भी चीजों की जरूरत है, उसको प्रॉपर तरीके से देना ही हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। तो इसको एक शॉर्टकट तरीके से समझो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग सिस्टम होता है जिसमें कम से कम हमको केमिकल्स की चीजों को यूज करना है, और ज्यादा से ज्यादा जो है हमको मैन्योर या बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड्स, मतलब नेचुरल चीजों को यूज करके एक हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम इंक्लूड करके क्रॉप को ग्रो कराने के प्रोसेस को ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा बात आता है इरिगेशन, सिंचाई की बात करें, पानी कैसे सप्लाई करें, क्योंकि इरिगेशन का मतलब ही होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट, ठीक है। तो भाई पानी देने के लिए हमारे पास पुराने सिस्टम में भी बहुत सारे तरीके थे, नए सिस्टम में भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला है आपका वेल्स, कुआं, ठीक है। तो कुएं में हम लोग क्या करते थे, जनरली 2 तरीके का वेल्स होता था, एक डग वेल्स होता था और एक ट्यूब वेल्स होता था, ठीक है। तो ट्यूब वेल तो आज भी चलन में है, लेकिन डग वेल्स की कहानी पुरानी हो गई, क्योंकि अभी ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, नीचे हो गया, जिसमें कुएं का पानी का लेवल जो हो गया वो कम हो गया। तो अब डग वेल बहुत कम देखने को मिलता होगा, नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन ट्यूब वेल आज भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम में ट्यूबलर पाइप या नहर टाइप ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग नाली के थ्रू पानी को पहुंचाते हैं खेत खेत तक। इसके बाद टैंक सिस्टम, टैंक सिस्टम जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे टैंक सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हो आप। जैसे राजस्थान जैसी जगहों पे वो कलेक्ट कर लेते हैं वाटर को, फिर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रेन वैली सिस्टम ये भी है। रेन वैली का मतलब कि एक बहुत बड़ा सा तालाब या कुआं कुछ ऐसा बना लिया जहाँ पे वाटर का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। कहाँ, कौन से वाटर का, तो रेन वाटर का हो गया, रिवर वाटर का हो गया, इस तरह कलेक्शन करके वहां से शुरू कर दिया। या रिवर फ्लोट कर रही है, उससे छोटे 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 ब्रांचेस बना दिए हैं, और उससे ही पानी को क्या कर देना है, सप्लाई, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं नहर, ठीक है। तो रेन वैली सिस्टम भी, रेन वैली सिस्टम क्या होता है कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे बस एरिया बना दिया, वहां बारिश होगी, सारे बारिश का पानी कलेक्ट हो गया, वहां से यूटिलाइज कर रहे हैं। और रिवर वैली सिस्टम में क्या होता है, रिवर्स का पानी जा रहा है, वहां से छोटे छोटे ब्रांचेस, नहर निकाल दिया, उससे भी छोटे छोटे और भी निकाल दिए और वो खेतों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवर वैली सिस्टम हो गया। और रिवर लिफ्टिंग सिस्टम, रिवर लिफ्टिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम रिवर में कोई भी मशीन लगा दी, जैसे जनरेटर से या ट्यूबवेल लगा दिया या कुछ भी समरसेबल कुछ भी लगा करके वहां से हम पानी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और खेतों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर लिफ्टिंग सिस्टम, ठीक है। और ये है आपके 4 वैरायटी जिसको हम इरिगेशन में यूज करते हैं। कुछ प्रीवियस में करते थे, कुछ आज की करंट डे में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मोस्ट मोटो यही होना चाहिए कि हमको पानी को बचाना है
और बचे हुए पानी को यूटिलाइज करना है। क्योंकि रेन वाटर क्या होता है, जनरली देखा होगा छत से होते हुए नाले में होते हुए निकल के चला जाता है उसी रिवर में जिसको जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या हमारे अगल बगल रोड पे लग जाते हैं, गंदगी होती है, अपने मन का काम खत्म होता है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे वाटर को क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। कैसे कर लेंगे, तो थोड़ा सा आप नीचे जमीन पे गड्ढा करा दो, ठीक है, 4x4 का या 4x जितना भी आप करा सकते हो, और मिट्टी का, ठीक है ना, ये नहीं कि सीमेंटेड बना दिया, मिट्टी का गड्ढा करा दो। और जो छत का पानी आ रहा है कम से कम वो उसमें जाए। हम नहीं कह रहे कि पूरे छत का पानी वो हमेशा सोखता रहेगा रेनी सीजन में भी, ठीक है, लेकिन एक बार भर जा रहा है तो कम से कम वो 10 दिनों तक रहेगा, स्टोर करेगा, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने, जैसे फार्म यार्ड में यूज कर सकते हो, आप खेती में यूज कर सकते हो, बाग बगीचे में यूज कर सकते हो, इवन आप जैसे कुछ भी नॉर्मल, क्योंकि बहुत साफ पानी होता है, ठीक है, तो आप उसको बस पीने को छोड़ करके बाकी सारी चीजों में यूटिलाइज कर सकते हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जाओ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी बचाने को, वाटर को बचाने का तरीका है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट डन फॉर व्हाट, फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द इरिगेशन बाय इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे या वाटर शेडिंग मैनेजमेंट करेंगे ना, तो इससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंक्रीज हो जाएगा तो फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, तो करते यही है कि शहर में भी पहले ऐसा सिस्टम था, क्योंकि बहुत सारे हमसे बच्चे मिलते हैं शहर वाले, वो बोलते हैं कि सर हमारे क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चारों तरफ से सीमेंटेड है। तो बच्चे, आपके हर कॉलोनी में ना पार्क मिलता है, ठीक है, कॉलोनी वालों को एक पार्क अलॉट होता है कि इस पार्क में आप घूम सकते, टहल सकते। तो वहाँ पार्क में सीमेंटेड बहुत कम होता है, मिट्टी ज़्यादा होती है। तो जो वहाँ पे देख रेख करते हैं उनको आप बोल करके ना साइड बाउंड्री के साइड में 4-4 फीट के गड्ढे करवा करके आराम से उसको स्पॉट की तरह छोड़ते जाओ। ऊपर से जाली लगा दो, नेट वाली, ठीक है, ताकि उसमें बच्चा कोई गिरे ना, कुछ ऐसा ना हो, कॉन्सेप्ट बना रहे। और उससे क्या होगा कि जब उसके चारों तरफ से वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जो गड्ढे होंगे ना, वो वाटर को शक करेंगे, और शक करेंगे तो उस एरिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा। इस तरीके से हर जगह जितने भी, जहाँ पे भी आपको सॉइल का कॉन्सेप्ट दिख रहा हो कि यहाँ पे सॉइल है, गहराई हो सकती है, मिट्टी है, तो इस तरीके का जरूर से छोटा छोटा चैम्बर पैचेस बना देना चाहिए, ताकि उसमें वाटर जाए और एब्जॉर्ब हो, और जो हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो सॉइल की वो मेंटेन रहे, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारा होता रहे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सिस्टम है, ठीक है।